जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बड़ी और जबरदस्त हेडलाइन, कल यानी 10 तारीख को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर फिटमेंट फैक्टर और एरियर और मीटिंग के ऊपर सवाल पूछा गया। वित्त मंत्री जी का जवाब, इस जवाब से कहीं न कहीं कईयों को झटका लगेगा। हाँ जी दोस्तों, क्यों झटका लगेगा, मैं आपको जो भारत सरकार की अधिसूचना में क्या लिखा है, सवाल क्या था और वित्त राज्य मंत्री का जवाब क्या था, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। क्यों मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि डिजिटल पेमेंट पर टैक्स लगेगा और इसके लिए एक बिल पास हो जाता है, लेकिन सरकार गोल मोल उसके जवाब देती रहती। इसलिए सरकार की मंशा यानी करने की, दिखाने की और बोलने की, इनमें सब में डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। पीछे भी इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। साथ ही राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को चुनौती दी है, यानी आप ये पुराने पप्पू नहीं है, एक इंटरनेशनल नेता बनकर चैलेंज कर रहे हैं और समय की मांग और बदलाव जरूरी है। अब बात करूंगा अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और जो लगातार अपने दौरे कर रहे हैं। और दोस्तों, इन सभी के सामने एक ऐसे हीरो, एक ऐसे लीजेंड की तस्वीर आपके सामने रखूंगा कि यानी हर जगह इनकी डिमांड है, यानी ये जनता की डिमांड है। आपको सुनना होगा आखिर ऐसा हीरो है कौन। तो सबसे पहले दोस्त मैं बात करूंगा कल दिनांक 10 अगस्त 2026, दिन सोमवार, महीना श्रावण, जगह संसद और लोकसभा के अंदर। आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6। सवाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का इंप्लीमेंटेशन, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द 8th CPC। वरुण चौधरी जी ने सवाल पूछा, यानी केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी। कोई बात नहीं, लेकिन 3 सवाल थे। 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तारीख अभी तय नहीं है, यानी ये 1 जनवरी 2026 से लागू करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ मैं आपके सामने जोड़ना चाहता हूं वित्त अधिनियम बिल 2025 का भी हवाला दूंगा कि इन्होंने उसमें क्या जो बिल बनाया है, क्या पास करा के रखा है। अब ये जवाब क्यों नहीं देना चाहते, यहां कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर में एक संशय पैदा हो गई है। वेतन और पेंशन संशोधन पर अंतिम फैसला बाकी। अब इनसे सवाल पूछा गया, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जरा हिंदी में बात करते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपने गठन के पश्चात से अब तक कुल कितनी मीटिंग हुई है। पहला सवाल था कि कितनी अभी तक मीटिंग हुई है, यानी 3 नवंबर 2025 के बाद। क्या सरकार ने वेतन और पेंशन के अगले संशोधन की नियमित तिथि 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, यानी आपका रिवीजन 1 जनवरी 2026 से, क्या इसको ध्यान में रख के काम कर रही है? क्या इसकी सिफारिशों की अंतिम तिथि भी है? केंद्र सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को क्या अंतिम रूप दिया है? क्या कोई फिटमेंट फैक्टर प्रस्ताव हुआ है? क्या इसके ऊपर आपकी चर्चा हुई है? यानी ये सवाल पूछे गए श्री वरुण चौधरी जी। क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे? इसकी प्रक्रिया होती है कि ये सवाल बहुत दिनों पहले ही वहां पर जाते हैं और उसके जवाब तैयार किए जाते हैं, और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि लोकसभा के अंदर फिर दोबारा ये सवाल खड़े होकर पूछते हैं, जनता देखती है और पूरा देश में टेलीकास्ट होता है। अब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, उन्होंने क्या जवाब दिया। पहला सवाल, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार द्वारा 3/11/2025 को अधिसूचित संकल्प में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आयोग अपनी विवेचना की अवधि के दौरान परामर्श की प्रक्रिया या सरकार को अवगत कराएगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की गई। अब ये कहां लिखा कि कितनी मीटिंग हुई है, ये इसका कोई जवाब दिया नहीं दिया। क्या इन्होंने कहा कि आपको 1 जनवरी 2026 को से ही लागू होगा, इसका जवाब दिया नहीं दिया। सिर्फ कह दिया कि हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया, उसके हिसाब से जो भी होगा होगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप इतनी बात को समझ चुके होंगे। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जैसा कि आपके सामने है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें वो भी आप देख सकते हो। यानी भारत का राजपत्र भाग 1 पब्लिश बाय अथॉरिटी, नई दिल्ली, सोमवार 3 नवंबर का है, वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक विभाग है। क्लियर है इतनी चीजें।
अब उसमें अध्यक्ष लिखा है श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, सदस्य अंशकालिक प्रोफेसर पुलक घोष और आपके सचिव हैं श्री पंकज जैन जी। अब इसमें सीधा लिखा है कि आयोग के विचार विषय निम्नलिखित होंगे, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों, उनका पे लेवल, उनके विभागों की जांच करना, उनके वेतन भत्ते की जांच करके वांछनीय व्यवहारिक सिफारिश करना, इनका काम बता दिया। अब काम कितने डिपार्टमेंट है, उसमें 9 डिपार्टमेंट है नीचे, जो मैं आज साथ में स्क्रॉल कर रहा हूं, देख सकते हो आप। तो अब इसमें ना पेंशनर्स का नाम नहीं था, उसके बाद जद्दोजहद के बाद उन्होंने पेंशनर्स की बात कही, लेकिन 1 जनवरी 2026 का उल्लेख इसमें नहीं है, इसलिए इन्होंने इसमें जवाब देने से कन्नी काटी, यानी ये बच के निकल गए और सीधा सीधा इतने ये लोग तेज होते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कह के अपना पीछा छुड़ा लिया। न तो सवाल पूछने वाले ने इनको दोबारा अंगुली करी और न जवाब देने वाले ने जवाब समझा, यानी ये कहीं ना कहीं संसद में बैठ के भी आज भी हमें गुमराह कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं गुमराह कर रहे हैं, आइए पीछे चलते। मार्च 2025 का महीना था और संसद का जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा था और वहां पर एक बिल पास होता है जिसका नाम होता है वित्त अधिनियम बिल 2025। यह क्यों पास किया गया, इसका प्रावधान था कि पेंशन नियमों में संशोधन का अधिकार, पेंशन नियमों में संशोधन का अधिकार, सरकार सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन भोगियों के वर्गीकरण का अधिकार रखता है। समझ गए मेरी बात को। मार्च 2025 में यह पेंशन बिल आता है। इसमें सरकार ने ऐसा बिल बनाया कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि 1 जनवरी 2026 से किसी और को देगा, यानी पेंशनर है उनमें विभाजन कर सकता है, भाईबंदी कर सकता है, अलग अलग कर सकता है, किसी को दे सकता है, किसी को रोक सकता है। इसके लिए बिल बना लिया और इसके अगेंस्ट आप माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब इस चीज को, अब ये सरकार को इसकी जरूरत क्या पड़ी, बहुत सारे सवाल पूछे गए, सरकार ने गोलमोल जवाब देते रहे, गोलमोल, सीधा जवाब नहीं दिया। फिर सरकार से पूछा गया पिछले सदन में कि पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, बोला सभी को मिलेगा, फिर रिटर्न में नहीं, फिर गोलमोल जवाब। क्या तारीख 1 जनवरी 2026 होगी, क्यों टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह चीज मेंशन नहीं की, जबकि 7वें वेतन आयोग के उसके अंदर 1 जनवरी 2016 की तारीख उसमें थी और इसको लेके केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों ने काफी नाराजगी जताई थी। लेकिन सरकार आज भी अपने गोलमोल जवाब देने में माहिर है, ये बात इतना आप समझ चुके होंगे, यानी कहीं ना कहीं ये लड़ाई है और लड़नी पड़ेगी। दोस्तों मैं बात कहता हूं, लगातार मीटिंग हो रही, उसके अपडेट आपको देता हूं, संसद में क्या हो रहा है उसके अपडेट है, राज्यसभा या लोकसभा हो रहा है, या जहां पर बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं, टीवी इंटरव्यूज होते हैं, जहां जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनसे मैं सारी चीजें लेके आता हूं। और डिफेंस का मामला तो आप समझ सकते हो, यहां पर 0 बटा सन्नाटा है, यहां कुछ है नहीं। अब मैं बात करूंगा इसी के संबंध में, मैं क्यों कह रहा हूं कि डिजिटल पेमेंट पर टैक्स लगेगा। पहले खबर आती है कि डिजिटल यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है और जिसके जरिए आप फोन पे है, गूगल पे, इस पे पैसा आप भेजते हो या लेते हो, आपके खाते से दूसरे खाते में पैसा जाता है, 20,000 से ज्यादा पर टैक्स लगने की खबरें चल रही थी। लेकिन अब इसके ऊपर एक बिल बनता है, संसद में हंगामा होता है, अब उसमें गोलमोल किया जा रहा है, नहीं किस पे लगेगा कमेटी तय करेगी, कितना लगेगा कमेटी तय करेगी, यानी उपभोक्ताओं पर नहीं लगेगा, व्यापारियों पे लगेगा, छोटे व्यापारियों पे नहीं लगेगा, बड़े पे लगेगा, यानी इतना कंफ्यूजन ये कर दिया जाएगा। स्ट्रेटेजिक है ये, इनका भारतीय जनता पार्टी का काम करने का ये तरीका है, यानी ना तो भ्रष्टाचार रुका, ना ही इनके पास रोजगार हुए, ना ही काला धन आया, ना ही आपने करेंसी मोनेटाइज किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं ऐसी नीति बनाते हो जो दिखे नहीं, बाहर से कुछ और दिखे और अंदर से आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। इसी के ऊपर हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अच्छे से इनको बहुत सारे सवाल जवाब किए। तो ये भी वीडियो आपके सामने है जो मैंने रखा है। श्री संजय सिंह जी, 2 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से
चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के, अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है। इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मान्यवर, बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, यह बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। माननीय श्रीमती महुआ मान। अब मैं बात करूंगा सीधा राहुल गांधी जी की। अब उनका पप्पू से आप एक इंटरनेशनल लीडर बने, और मैं इंटरनेशनल खबर में भी इनकी देख रहा था कि भविष्य में भारत की राजनीति की धुरी ये होंगे जैसा कहा जा रहा है। और समय में ऐसा होता ही, समय में परिवर्तन है। आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को देखा, अभी लगभग अब इनका आप समझ सकते हो कि अच्छे दिन इनके जाने वाले हैं और कांग्रेस के आने वाले। जनता के अच्छे दिन कभी आएंगे नहीं, जनता इसी तरह चलती रहेगी। क्यों? अटल जी ने कहा था कि राजनीति का चरित्र एक जैसा है, राजनेताओं का चरित्र एक जैसा है, इसको बदलने की जरूरत है। और उससे आज से 20 साल पहले बदला तो नहीं है, ऐसा बदला है कि इसको अकल्पनीय है, यानी यह बदलने से परे है। अब इन्होंने कहा है, हमें यह जानना है कि गृह मंत्रालय ने बच्चों पर गोली चलवाई तो क्या अमित शाह ने इसका आदेश दिया था? बिना गृह मंत्रालय के आदेश के दिल्ली पुलिस गोली नहीं चलवा सकती। अगर अमित शाह ने गोली चलवाई है तो वो कल्पेबल हैं, अगर दूसरे किसी से चलवा दिए तो अमित शाह भी उसमें फंसेंगे। एक ही रास्ता बचा है, इस्तीफा दे देना चाहिए। 15 दिन तक अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, लेकिन अब उनकी इमेज वाले गुब्बारे पर टांके लगाने की कोशिश उस रही। पर ऐसा मतलब उन्होंने कहा है, यानी राहुल गांधी जी सरेआम चुनौती दे रहे हैं कि आप सदन में आइए। आपने छात्रों के साथ ऐसा हुआ है और उसी को लेकर हर एक स्टेट में इस तरीके से एजिटेशंस चल रहे हैं और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। अब मैं बात करूंगा हमारे जनरल धीरज सेठ साहब, सेना प्रमुख का पश्चिम भारतीय सेना मुख्यालय का दौरा किया। कमान की परिचालन तैयारियों कैसी चल रही है, और जहां पर सेना प्रमुख ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए भारतीय सेना को चुस्त, अनुकूली और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी आवश्यकता है, सेना के अंदर लगातार बदलाव हो रहे हैं। आपने भैरव बटालियन की बात हुई, आपने कहते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो, जल्दी रिटाइलेशन की बात हो, थिएटराइजेशन की बात हो। यानी अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए जनरल धीरज सेठ साहब लगातार दौरे कर रहे हैं और जवानों को कह रहे हैं कि आपको चुस्त, दुरुस्त और मोटिवेटेड होना होगा। यानी वो समझते हैं नस कहाँ है, यानी जवानों के बारे में
बात कहते हैं जवानों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप के जो 2 साल हैं आप भारतीय सेना को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं बात एक ऐसे हीरो की कह रहा हूं जो आपके सामने आप तस्वीर आप देख सकते हो, और ये तस्वीर कहीं न कहीं कई लोगों के मन में है। तुकाराम मुंडा साहब हैं और ये एक IAS अधिकारी हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है और उस जिम्मेदारी को ये बखूबी तरीके से दोस्त निभा भी रहे हैं। और ये फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA के कमिश्नर हैं और हाहाकार मचा रखा है। इनकी ईमानदारी की चर्चा है, यानी कहा 21 साल सर्विस में 25 इनके ट्रांसफर हैं। नए नेताओं को अच्छे लगते हैं, ना किसी सीनियर अधिकारियों को अच्छे लगते हैं, ना जूनियर अधिकारियों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि नेताओं के जितने होटल हैं सील करा दिए गए हैं। जूनियर अधिकारी जहां पैसा लूट रहे थे वो बंद कर दिया है। ये सिर्फ आंखों के तारे हैं तो जनता के हैं, आम आदमी के हैं। आम आदमी को उम्मीद बढ़ी है इनसे। कहा जा रहा है अब इन्हें दिल्ली भेज दो और कहीं भेज दो। क्या देश में एक ही IAS है, बाकी IAS इससे प्रेरणा नहीं ले सकते? यदि आपको अच्छा इंसान बनना है, यदि आपको अच्छी ड्यूटी करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं संघर्ष के लिए रहना होगा। नहीं तो आप कंप्रोमाइज करिए और आप मलाई जिसको खा रहा है खाने दो और आप भी खाते रहिए। तो ये है देश का एक महानायक, लीजेंड, महासिंगम। और जरा इनके बारे में सोचना है तो आप गूगल पर सर्च किए, यानी तुकाराम मुंडे साहब हैं जो कि कमिश्नर हैं। धन्यवाद। We appeal to all these establishments to stop immediately use, sale, transportation, production, processing of analog or non-dairy paneer in the state of Maharashtra, so that we can achieve the goal of safe food, safe drug and healthy Maharashtra.